वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे विद्युत मोटर के ऊपर। विद्युत मोटर क्या है? देखिए, विद्युत मोटर का उपयोग हम लोग बहुत सारे उपकरणों में करते हैं, जैसे पंखा। पंखे के अंदर विद्युत मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। आपने आटा चक्की देखी होगी, जहाँ पे आप आटा गेहूं वगैरह पिसवाते हैं। आटा चक्की में विद्युत एक मोटर लगी हुई होती है। मिक्सी, जिसके अंदर बहुत से मसाले हम पीसते हैं, मिक्सी के अंदर विद्युत मोटर का इस्तेमाल होता है। जो अपनी वॉशिंग मशीन होती है, उसके अंदर विद्युत मोटर का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर की विद्युत मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो विद्युत मोटर वास्तव में है क्या? विद्युत मोटर वास्तव में एक प्रकार का उपकरण है, और ऐसा उपकरण है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है? कोई भी मूवमेंट वाली ऊर्जा, इसमें कोई भी हलचल होती है। जैसे बिजली की मोटर हम लगाते हैं पंखे के अंदर, तो पंखा गोल गोल घूमने लग जाता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा हो गई। आटा चक्की के अंदर हम मोटर लगाते हैं तो आटा चक्की के अंदर वो गोल गोल घूमने लग जाती है, जिससे कि आटा चक्की के जो पार्टे होते हैं, जिनके बीच में कि गेहूं पिसता है, वो घूमने लग जाते हैं। इसी तरह से मिक्सी के अंदर भी मोटर होती है, जो कि उसके अंदर जो ब्लेड्स होती है मिक्सी के अंदर, उनको घुमाती है। तो विद्युत मोटर एक प्रकार का उपकरण है, और ऐसा उपकरण है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। इस चित्र में एक विद्युत मोटर दिखाई गई है। देखिए, इस तरह की मोटर आपने आटा चक्की की वहां पे भी देखी होगी, और कई जगह पे आपने देखी होगी। ठीक है, ये शाफ्ट होती है इसकी मोटर की। अंदर क्या होता है वो अभी थोड़ी देर में बताएंगे आपको। इस शाफ्ट के से किसी भी चीज को कनेक्ट करके, जैसे अगर आटा चक्की की बात करें तो यहाँ पे एक पट्टा लगा हुआ होता है, इस तरह से। ये मोटर इस शाफ्ट
शाफ्ट जब घूमती है तो ये पट्टा भी घूमता है। पट्टा घूमने से जो आटा चक्की के जो पाटे होते हैं वो रॉड भी घूमती है और पाटे भी घूमते हैं, जिससे हमारा आटा पिस जाता है। ठीक है। अब सवाल उठता है कि विद्युत मोटर जो होती है हमारी, इसका प्राथमिक सिद्धांत क्या होता है, किस सिद्धांत पर यह कार्य करती है। देखिए, विद्युत मोटर का जो सिद्धांत होता है वो ये है, सिंपल था, कि जब भी चुंबकीय क्षेत्र में, जैसे चुंबक रखा हुआ है, जब चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी भी आयताकार कुंडली में, ये कोई आयताकार कुंडली है, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र, दो चुंबकें लगा दी तो बीच में चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो गया। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखी हुई किसी भी आयताकार कुंडली के अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, सैर लगा करके या बिजली लगा करके हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो इस कुंडली पर, ये जो हमने आयताकार कुंडली थी, इसमें बहुत सारे घेरे होते हैं, इसको आर्मेचर भी बोलते हैं, बहुत सारे घेरे होते हैं, इसको आर्मेचर भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो कुंडली होती है जो कि चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है, जब इस चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई इस कुंडली के ऊपर के अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इस कुंडली के ऊपर एक बल कार्य करता है। ठीक है। और इस बल की दिशा हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाल लेते हैं। ठीक है। जब हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं तो हम देखते हैं कि एक बल जो होता है वो तो एक साइड इस कुंडली को नीचे की ओर धक्का देता है, और दूसरा जो बल होता है दूसरी साइड में कुंडली को ऊपर की ओर धक्का देता है। इन बलों के कारण क्या होता है, इन बलों के कारण क्या होता है, ये कुंडली इसमें घूमने लग जाती है। ठीक है। घूमने लग जाती है, और क्योंकि इससे, इस कुंडली से एक शाफ्ट अटैच होती है, तो इस शाफ्ट के माध्यम से हम कोई भी कार्य कर सकते हैं यांत्रिक रूप से। ठीक है। तो उसका क्या सिद्धांत हुआ विद्युत मोटर का। विद्युत मोटर का सिद्धांत ये हुआ कि जब चुंबकीय क्षेत्र में रखी किसी आयताकार कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत धारा की जो दिशा होती है उन दोनों के लंबवत होती है, उन दोनों से भी 90 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे इस चित्र के अंदर हमने देखा कि ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ठीक है। ये हमारी विद्युत धारा की दिशा है। विद्युत धारा की दिशा कैसे मालूम चलती है, यहाँ पे जो बैटरी है उसको देखना पड़ता है हमारे को। बैटरी के अंदर जिधर प्लस है और दूसरी तरफ माइनस होता है, प्लस से माइनस की तरफ विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। ठीक है। तो विद्युत धारा की दिशा देखने के लिए हम बैटरी को देख लेते हैं कि बैटरी में प्लस किधर है, माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की और विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। ठीक है। अब विद्युत धारा की दिशा निकल गई। ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो विद्युत धारा की दिशा के लंबवत होती है। ये जो बल लग रहा है वो कैसे लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत धारा की दिशा, इनके लंबवत एक बल लगता है। ठीक है। समझ। अब बात आती है कि विद्युत मोटर में की संरचना कैसी होती है, उसके अंदर किस कौन कौन से पार्ट होते हैं। देखिए, विद्युत मोटर की संरचना के अंदर सबसे पहले तो हम बताएंगे आपको कि विद्युत मोटर के अंदर दो चुंबकें होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए दो चुंबक होती है। देखिए, जैसे कि इसमें चित्र में दिखाया गया है, विद्युत मोटर में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए नंबर 1 चुंबकीय क्षेत्र हेतु पैदा करने हेतु चुंबक होती है, दो चुंबक होती है, चुंबक होती है। ठीक है। दूसरी बात,
इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घूमने के लिए एक आयताकार, रेक्टेंगुलर, आयताकार, एक आयताकार कुंडली होती है। इस आयताकार कुंडली को हम आर्मेचर भी बोलते हैं। ठीक है, ये आयताकार कुंडली है। इस कुंडली का नाम हमने यहां पे रख रखा है ए, बी, सी और डी। आयताकार कुंडली होती है। ठीक है, ये जो कुंडली होती है, इसके जो छोर होते हैं वो दो रिंग होती हैं, जिसको हम बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं स्प्लिट रिंग, हिंदी में बोलते हैं विभक्त विलय, वलय, विभक्त वलय, विभक्त वलय। दो इस प्रकार के वलय होते हैं, रिंग होती है। विभक्त इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बीच में से ये गैप होता है, इसके अंदर दो विभक्त विलय होते हैं। और ये जो कुंडली होते हैं, होती है, इसके दोनों सिरे, कुंडली के दोनों सिरे एक एक वलय से जुड़े हुए होते हैं। एक सिरा इससे जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कि चित्र में भी दिखाया गया, देखिए ये विभक्त विलय है, एक विलय ये वलय ये दिख रहा है और दूसरा वलय ये दिख रहा है। इस चित्र के अंदर भी देखिए, ये नीला वाला एक वलय है और नीचे लाल वाला एक वलय है। ठीक है कि नहीं? अभी तक हमने क्या क्या बताया? एक चुंबक होती है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने होते, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने हेतु विद्युत मोटर में एक चुंबक होती है। ठीक है, इस चित्र में भी चुंबक नजर आ रही है, हमें दूसरे चित्र में भी ये चुंबक नजर आ रही है। ठीक है, ये नॉर्थ, ये, और इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर मूवमेंट करने के लिए, घूमने के लिए एक कुंडली होती है, ABCD एक कुंडली होती है। जैसा कि इस चित्र में ये दिखे, ABCD एक कुंडली दे रखी है और इस चित्र के अंदर भी ये कुंडली बनाई हुई है इस तरह। ठीक है, इसके बाद में ये जो कुंडली है, इसके दोनों छोर विभक्त वलयों से जुड़े हुए होते हैं। जैसे ये वाला छोर था, ये नीले वाले से जुड़ा हुआ है, ये छोर था, ये लाल वाले से जुड़ा हुआ है। इसी तरह जैसे इस चित्र में भी दिख रहा है कि एक विभक्त विलय P से जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, और दूसरा इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, कुंडली के दोनों सिरे P और Q, PQ तो हमने मन मर्जी से नाम रख दिए, PQ विभक्त वलयों से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में और क्या होता है? ये विभक्त विलय जो होते हैं, इनसे अटैच, जुड़े हुए ही दो ब्रश होते हैं। प्रत्येक वलय से एक एक ब्रश जुड़ा हुआ होता है। ये देखिए, ये निकल रहा है, ये ब्रश X और इधर ये ब्रश Y। ठीक है, देखिए ये ब्रश निकला हुआ है, इस वाले चित्र में देखें, ये ब्रश व्हाइट वाला सफेद सा ब्रश दिख रहा है आपको, और ये इस वाले नीले वाले वलय से जुड़ा हुआ है, और नीचे वाला जो ब्रश है ये इससे अटैच है, उसको टच करता है। और ये जो वलय हैं, विभक्त वलय हैं या स्प्लिट रिंग्स हैं, ये घूमती रहती है। तो कभी तो ये वाला ब्रश लाल वाले, नीले वाले को स्पर्श करता है, टच करता है, और कभी ये लाल वाले को करता है। ठीक है, आई बात? अब इसके बाद में क्या होता है? ये जो ब्रशेज होते हैं, ये ब्रशेज किससे कनेक्ट होते हैं? एक बैटरी से या लाइन से या बिजली के किसी सोर्स से कनेक्ट होते हैं। एक टर्मिनल यहां से निकल करके आया और दूसरा यहां से निकल करके आया। एक स्विच लगा हुआ होता है, ये बैटरी बन गई हमारी। ठीक है, बैटरी से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और ये जो है, चाहे से ब्रश हो, चाहे से हमारे ये जो विभक्त वलय हैं ये हो, इसको स्प्लिट रिंग्स भी हम कहते हैं, ये हो, चाहे ये आयताकार कुंडली हो, चाहे ये तार हो, ये जो सर्किट दिया गया है इसके जो तार है, ये सारे के सारे विद्युत के क्या हैं? सुचालक है। इन सब में करंट फ्लो आसानी से
कर सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये 4-5 तरह की चीजें किसी भी मोटर के अंदर पाई जाती हैं। अब सवाल उठता है कि मोटर काम कैसे करती है। ठीक है, देखिए काम कैसे करेगी। सबसे पहले तो हम ये देखें कि मोटर के अंदर करंट जाता कैसे है। देखिए ये बैटरी दे रखी है हमने, इसका ये प्लस पॉइंट है और इधर वाला माइनस पॉइंट है। ठीक है, विद्युत धारा प्लस से माइनस की हो जाती है, इसलिए विद्युत धारा की दिशा इस तरह से होगी। ठीक है, अब विद्युत धारा ये जो है ब्रश एक्स, सबसे पहले ब्रश एक्स में जाएगी। एक्स के ब्रश में जाने के बाद में ब्रश अटैच हो रहा है किससे, स्प्लिट रिंग से। ठीक है, तो एक स्प्लिट रिंग जो है वो किससे अटैच हो रही है, स्प्लिट रिंग हो रही है कुंडली के एक छोर से, इस वाले छोर से। तो पहले विद्युत धारा इसमें गई, फिर ब्रश में गई, ब्रश से स्प्लिट रिंग में गई और इस स्प्लिट रिंग से जुड़ करके ये कुंडली के ए बी वाले भाग में चली गई, ये ए बी वाले भाग। ठीक है, इसी तरह से ये घूमती हुई गई इधर से सी डी होते हुए डी से इधर दूसरे वाले ब्रश की तरफ आ गई, वाई वाले ब्रश की तरफ आ गई और फिर ये वाई वाले ब्रश से वापस से सर्किट से होते हुए ये हमारे स्विच तक आई और यहाँ पर बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर टच हो गई। ठीक है, जैसे ही हम इस कुंडली के अंदर, ये जो आयताकार कुंडली है जिसको हम आर्मेचर भी बोलते हैं, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी ये स्विच ऑन करते हैं बिजली का, वैसे ही विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होती है और इस दिशा में प्रवाहित होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी अभी। ठीक है, जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो मोटर का नियम क्या है कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र चुंबक बनी हुई है और ये विद्युत धारा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरह से है और विद्युत धारा की दिशा इस तरह से है, यानी एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, तो जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत धारा की दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है तो सबसे ज्यादा फोर्स लगता है और इस फोर्स की दिशा अगर हम देखें तो किस दिशा में लगता है, तो इस दिशा को पता करने के लिए अगर हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, वाम हस्त रूल नियम उसको अपनाएं तो हम देखते हैं कि ए बी भुजा में जब विद्युत धारा की दिशा ऊपर की तरफ है तब जो बल लग रहा है वो बल लगता है नीचे की ओर, अधोमुखी नीचे की ओर लगता है, नीचे की ओर लगता है। और सी डी जो हिस्सा है, ये सी और ये डी, ये वाली भुजा है, क्योंकि इसमें विद्युत धारा की दिशा उल्टी हो गई, घूम के आई है तो यहाँ पे उल्टी होगी दिशा, इसलिए यहां पर बल लग रहा है ऊपर की तरफ, एक तरफ नीचे की तरफ बल लग रहा है, एक तरफ ऊपर की तरफ लग रहा है। इसका मतलब आधा जो राउंड होगा यहां पर जब तक आएगा, ये हिस्सा पलट करके जब यहां पर आ जाएगा, यानी ये सी डी बन जाए, ये सी डी यहां पर आ जाए। ठीक है, तब तक क्या होगा, ये आधे राउंड के अंदर तो इधर की तरफ लग रहा है ऊपर की ओर, इधर लगा नीचे की ओर। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, ये आधे राउंड के बाद में हम पोजीशन अगर देखें तो क्या पोजीशन हो जाएगी, देखते देखिए ये बी ए जो लिखा हुआ था, ये बी ए तो इधर पहुंच जाएगा, बी ए ये तो भुजा इधर पहुंच जाएगी आधे राउंड के बाद में, और सी डी ये वाली भुजा इधर आ जाएगी। ठीक है, घूम कर अब क्या होगा, पहले सी डी भुजा के अंदर, जब सी डी भुजा इधर थी तो उसके अंदर करंट कैसे जा रहा था, नीचे की ओर आ रहा था। ठीक है, सी डी भुजा में पहले करंट जब ये इस साइड में थी नीचे की ओर आ रहा था, अब ये क्योंकि इस साइड में आ गई इसलिए करंट इसमें भी ऊपर की तरफ आ गया। ये करंट प्लस से माइनस की ओर जाता है, प्लस इधर है और माइनस इधर है कि नहीं, यानी करंट की दिशा बदल गई। दिशा बदल गई इसका मतलब इस वाले हिस्से में फिर से नीचे की ओर लगेगा धक्का और इधर वाले
डीए वाली जो है इसमें ऊपर की ओर धक्का लगेगा, यानी वापस से ये घूमेगी। ठीक है, इस प्रकार ये स्प्लिट रिंग जो है, जो विभक्त वलय हैं, इसके कारण क्या होता है, विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित होती रहती है, और परिवर्तित होने के कारण ये जो कुंडली है जो चुंबकीय क्षेत्र में मौजूद है, ये लगातार एक ही दिशा में घूमती रहती है, एक ही दिशा में घूमती रहती है। और इस कुंडली से एक शाफ्ट, कोई भी लंबी एक शाफ्ट होती है, कोई भी एक लंबी रॉड होती है, वो जुड़ी हुई होती है, और इस रॉड के अंदर विभिन्न तरह की चीजें इस्तेमाल करके, जैसे हम बात करें चक्की की, आटा चक्की की, तो यहाँ पर एक पट्टा हम लोग लगा देते हैं, और वो पट्टा जाकर के चक्की का जो दूसरा वो हिस्सा होता है उसके अंदर लगा हुआ रहता है, वो इस रॉड को घुमा देता है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के इस प्रकार से विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके इस कुंडली को घुमाती है। मोटर का सिद्धांत सिंपल सा है कि जब भी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी कुंडली को रखा जाता है और उस कुंडली के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस कुंडली के अंदर एक फोर्स, एक बल कार्य करता है उस कुंडली के ऊपर। बल की जो दिशा होती है वो हम वैसे तो हम बता दें, बल की जो दिशा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत धारा की दिशा, इन दोनों के लंबवत होती है, यानी इन दोनों के भी 90 डिग्री के कोण पे होती है। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है, ये कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लग जाती है, क्योंकि इसके अंदर विभक्त वलयों का प्रयोग होता है, विभक्त वलयों का प्रयोग होता है। इसलिए आधे राउंड के बाद में धारा, विद्युत धारा में परिवर्तन आता है, कि विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन आता है, और विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन आने के कारण वापस से एक प्रकार का फोर्स उसी दिशा के अंदर लगता है, जिससे कि वो कुंडली पूरा घूर्णन करती है। ठीक है, इस प्रकार ये कुंडली जो है चुंबकीय क्षेत्र में जोर जोर से घूमने लग जाती है, और इस कुंडली से जुड़ी हुई जो शाफ्ट होती है वो भी जोर जोर से घूमने लग जाती है, और इस शाफ्ट के ऊपर हम विभिन्न तरह की चीजें लगा करके और हम अपने कई प्रकार के कार्य, यांत्रिक कार्य कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की एक डिवाइस है, एक उपकरण। इस चित्र के माध्यम से भी एक बार समझने की कोशिश करें हम। देखिए, ये हमारा एक चुंबक है, यानी यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र हमने डेवलप कर लिया है। इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक कुंडली लगी हुई, रखी हुई है। ठीक है, जब इस कुंडली के अंदर, ये कुंडली का एक सिरा विभक्त वलय, यानी जो नीला वाला हिस्सा नीले रंग से दिखाया गया है उससे जुड़ा हुआ है, और दूसरा सिरा लाल वाले जो विभक्त वलय है उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये विभक्त वलय गोल गोल घूमते हैं। ये विभक्त विलय ब्रश से जुड़े हुए होते हैं, दोनों तरफ दो ब्रश होती हैं जो कि विभक्त वलयों को टच करती हुई रहती है। ठीक है, और ये सब, ये जो ब्रश हैं, दोनों ब्रश जो हैं, ये एक सर्किट से, एक सेल से जुड़ी हुई होती है। जब भी विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की जाती है, देखिए बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर इधर प्लस लिखा हुआ है, दूसरा हिस्सा माइनस होगा निश्चित तौर पर। जब विद्युत धारा की दिशा की बात करें तो प्लस से माइनस की ओर जा रही है, देखिए ये माइनस की ओर जा रही है, प्लस से माइनस की ओर जा रही है। विद्युत धारा इधर गई, फिर इधर गई, फिर घूम करके इधर आई, और फिर घूम करके इस वाले ब्रश से टच हुई। ब्रश से टच होने के बाद में ये विभक्त वलय से टच होगी, और विभक्त वलय से ये कुंडली में इस तरह से जाएगी विद्युत धारा। विद्युत धारा की दिशा हो गई इधर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई ऊपर, ये वाली विद्युत धारा की दिशा साफ दिख रही है हमें। तो बल जो लगेगा इसके ऊपर वो फ्लेमिंग बल के नियम से दूसरी तरफ, बाहर की तरफ लगेगा। ठीक है, इस वाली भुजा में, और नीचे वाली भुजा में क्योंकि इसमें जो करंट है, विद्युत धारा की दिशा उल्टी हो गई, इसलिए बल जो लगेगा वो बाहर की ओर लगेगा। ठीक है, अंदर और बाहर दोनों हिस्सों पे अलग अलग तरह से बल लगने के कारण ये क्या होता है, ये घूमने लग जाती है। जो विभक्त वलय हैं
तो ये एक ही दिशा में घूमती रहती है इसकी वजह से, क्योंकि इसमें विभक्त वलय के कारण विद्युत धारा जो है उसमें उसकी दिशा में परिवर्तन आता रहता है लगातार। ठीक है, अब इससे जो शाफ्ट जुड़ी हुई होगी उसके माध्यम से हम काम कर सकते हैं। आई बात समझ में विद्युत मोटर के? ठीक है, तो विद्युत मोटर क्या है? विद्युत मोटर एक प्रकार की हमारी ऐसा उपकरण है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के अंदर बदलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि विद्युत मोटर का ये सामान्य हमने बताया। अगर हम विद्युत मोटर में हम बात करें व्यावसायिक जो मोटर होती है, तो हमने जिसका मूलभूत जो सिद्धांत था उसके आधार पर हमने बात कर ली। अब हम देखते हैं कि व्यावसायिक जो मोटर होती है उनके अंदर क्या खास बात होती है। देखिए, मोटर को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा अगर बिजनेस में हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो। और शक्तिशाली बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? देखिए, एक तो ये कुंडली जो है इसमें घेरों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। घेरों की संख्या बढ़ाने से क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा, प्रबलता बढ़ जाती है, बल की मात्रा भी बढ़ जाएगी। घेरों की संख्या बढ़ेगी तो उस पर जो बल लगेगा वो बल की मात्रा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है ना? दूसरा क्या करते हैं, पहला तो हमने क्या किया कि ये जो कुंडली थी इसमें घेरों की संख्या बढ़ाई। घेरों की संख्या क्यों बढ़ाई? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कुंडली में घेरों की संख्या ज्यादा होगी, लूप्स की संख्या अगर ज्यादा होगी तो उसके ऊपर लगने वाले बल की जो मात्रा है वो भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो पहला तो हमने कुंडली के अंदर परिवर्तन किया कि बहुत सारे घेरे वाली कुंडली बना दी। ठीक है, दूसरा हमने क्या किया कि ये जो घेरे हैं इसके बीच में केवल घेरे नहीं बनाए बल्कि इसके बीच के अंदर हमने क्या रख दी? नरम लोहे की छड़ें रख दी। नरम लोहे के ऊपर लपेटा है इसको। नरम लोहे पे लपेटने से क्या होता है? तो और भी ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र पावरफुल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या किया, ये जो चुंबक थी इसमें तो हमने सामान्य चुंबक दिखा रखी है, लेकिन इस चुंबक की बजाय हम क्या करते हैं? विद्युत चुंबक का प्रयोग करते हैं, यानी ये भी विद्युत से जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत चुंबक का प्रयोग करते हैं। इन तीन परिवर्तनों से क्या होता है कि विद्युत मोटर जो होती है बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है, ज्यादा उपयोगी बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा बता दें कि जो नरम लोहे का क्रोड होता है जिस पर कुंडली को हम लपेट देते हैं, और कुंडली जो है ये मिल करके इसको आर्मेचर कहते हैं। हम दो चार बार हम पहले ही बता चुके हैं आपको। ठीक है, ये हो गई हमारी विद्युत मोटर की बात। आगे बढ़ने से पहले अब हम एक उपकरण पर विचार करेंगे जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो दिखने में कुछ इस तरह का होता है। गैल्वेनोमीटर जो होता है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है विद्युत धारा की दिशा बताना। पहली बात तो विद्युत धारा की उपस्थिति बताता है गैल्वेनोमीटर। विद्युत धारा की उपस्थिति, मौजूदगी, उपस्थिति तथा विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा। गैल्वेनोमीटर जो उपकरण होता है ये किसी भी सर्किट के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है इसकी स्थिति बताता है, और अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो वो किस दिशा में प्रवाहित हो रही है ये बताता है। ठीक है, यानी गैल्वेनोमीटर क्या करता है? देखिए, यहाँ पे मान लीजिए हम एक सर्किट से जोड़ दें इस टर्मिनल को, इसको मान लीजिए प्लस है, ये वाला माइनस है, और ये हमने कोई सर्किट जोड़ दिया है। यहाँ पे हमने ये सेल, ये प्लस और ये माइनस, छोटा वाला प्लस वाला बड़ा होता है लाइन, इससे हमने जोड़ दिया, इस तरह से हमने जोड़ दिया। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होती है? एक सुई होती है बीचों बीच। ठीक है, तो विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर जा रही है, हमें साफ नजर आ रहा है प्लस से माइनस की ओर जाती है। विद्युत धारा की दिशा कैसी हुई? इस साइड में जो जा रही है घूम करके।
यहाँ तक आ रही है, तो विद्युत धारा ये जो सुई है इस साइड के अंदर डिफ्लेक्ट हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी। अगर हम सेल का टर्मिनल बदल दें, यहाँ पर माइनस मान लें इसको, ये माइनस टर्मिनल मान लें, इसको प्लस मान लें, तो विद्युत धारा की दिशा बदल जाएगी, यानी यूँ हो जाएगी इस साइड। ठीक है, यानी ये जो विक्षेपण है ये इस दिशा में दिखाएगा। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर क्या है, एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी विद्युत सर्किट के अंदर, विद्युत परिपथ के अंदर विद्युत धारा की एक तो उपस्थिति बताता है, मौजूदगी बताता है, और दूसरा ये बताता है कि विद्युत धारा की दिशा क्या है, किस दिशा में विद्युत धारा जा रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये होता क्या है, सबसे पहले हम इसकी चर्चा करेंगे। किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा के प्रेरित होने की घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, कोई भी चालक हो, अगर उसके चुंबकीय क्षेत्र में लगातार कोई परिवर्तन आ रहा है, उसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में कोई परिवर्तन आ रहा है, तो उसके कारण किसी अन्य चालक में अगर विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है, तो इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं इस परिभाषा को। किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा के प्रेरित होने की जो घटना है, उसको हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने कहा कि किसी चालक में, मान लीजिए ये एक बार मैग्नेट है, छड़ चुंबक है। हमने एक छड़ चुंबक ली, ये उस छड़ चुंबक का नॉर्थ पोल है यानी उत्तरी ध्रुव है, और ये उसका साउथ पोल है यानी दक्षिणी ध्रुव। एक छड़ चुंबक ली हमने, और दूसरा हमने क्या किया, एक कॉइल ली, कॉइल या परिनलिका ली हमने। परिनलिका के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे घेरों वाली एक कुंडली है, ये बेलनाकार है। ठीक है, अब ये जो परिनलिका है, ये जो कॉइल है, इसके अंदर हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ये गैल्वेनोमीटर हमने लगा दिया यहां पर। गैल्वेनोमीटर हमें क्या बताएगा कि इस जो कॉइल है, ये वाली जो कॉइल है, कॉइल का नाम ये हम रख देते हैं ए बी। ये जो ए बी कॉइल है, इसके अंदर क्या विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और अगर हो रही है तो वो किस दिशा में हो रही है। ठीक है, तो हमने ये एक कॉइल ली और उसके अंदर एक, उसके साथ में हमने एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि ये जो छड़ चुंबक हमारी थी, इसका जो उत्तरी ध्रुव था उसको हम इसके पास में लाए, कॉइल ए बी को। हमने कॉइल ए बी को छेड़ा नहीं है, सिर्फ छड़ चुंबक को हम इसके पास लाए। तो जैसे ही हम इसके पास में किसी छड़ चुंबक को लाते हैं, इस कॉइल के पास में, हाँ, तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ही हम इसको पास में लाते हैं तो गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन होता है। गैल्वेनोमीटर की जो सुई होती है वो विक्षेपित होती है कुछ सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए विक्षेपित होती है, वापस से जीरो पे आ जाती है, यानी उसमें विक्षेपण पैदा होता है। विक्षेपण पैदा हो रहा है गैल्वेनोमीटर की उसके अंदर। इसका मतलब क्या है कि इस वाला जो ये जो कॉइल थी, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो तभी विक्षेपित होती है, तभी हिलती है, जबकि सर्किट के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब हम नॉर्थ पोल को
उत्तरी ध्रुव को क्षण चुंबक के कॉइल के पास में लाते हैं बिना कॉइल को छेड़े हुए, तो कॉइल से जुड़े हुए गैल्वेनोमीटर के अंदर विक्षेपण होता है, यानी कुछ विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और उसकी दिशा जो होती है वो भी, जैसे मान लीजिए गैल्वेनोमीटर ये था, तो इसकी जो सुई की दिशा लेफ्ट, इसको राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। अब हम चुंबक को पास लाने की बजाय, क्षण चुंबक को पास लाने की बजाय, हम ये जो हमारी कॉइल थी ए बी, इसके बी सिरे से हम दूर ले जाते हैं। अभी यहां पर तो हमने बी सिरे के पास में ला रहे थे, अब दूसरे चित्र में हम क्या कर रहे हैं, उसको दूर ले जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि दूर ले जाने पर भी, जैसे ही हम दूर ले जाते हैं, जैसे ही हम बी सिरे से और चुंबक के नॉर्थ वाले सिरे को, नॉर्थ वाले ध्रुव को दूर ले जाते हैं, तो हम देखते हैं गैल्वेनोमीटर की जो सुई होती है उसके अंदर फिर से विक्षेपण होता है, लेकिन इस बार जो विक्षेपण होता है वो दूसरी दिशा में होता है, पहले से विपरीत दिशा में। देखिए, पहले राइट हैंड साइड में हुआ था विक्षेपण, अब के लेफ्ट हैंड साइड में विक्षेपण हुआ। ठीक है, इसका मतलब पास लाएं तो भी विक्षेपण हो रहा है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, दूर ले जाएं तब भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। फर्क इतना है कि जब पास लाते हैं तो राइट हैंड साइड में विद्युत धारा की दिशा होती है, और जब दूर ले जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में विद्युत धारा की दिशा होती है। अब अगर हम ऐसा करें कि हम कोई मूवमेंट ही नहीं करें, ये चुंबक को बिल्कुल स्थिर रख दें, चुंबक को स्थिर रख दें, जो क्षण चुंबक हमने ली थी, बार मैग्नेट जो हमने ली थी, उसको स्थिर रख दें, तो हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर की जो सुई है उसके अंदर कोई भी विक्षेपण नहीं होता है, वो सुई बिल्कुल सीधी जीरो पर ही बनी रहती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर चुंबक को हम हिला नहीं रहे हैं, यानी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो दूसरी जो चालक है उसके अंदर भी किसी प्रकार की विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या था, वो यही था कि यदि हम किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन लाएं, ये जो चालक था, ये जो बार मैग्नेट थी, इसके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में हम परिवर्तन लाते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये जो हमारी दूसरा चालक है ए बी, दूसरी जो कॉइल है ए बी, इसके अंदर क्या हो जाती है, विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है, और इसी घटना को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आई बात समझ में? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब क्या हुआ, किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जो कि बार बार परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण, यानी चुंबकीय क्षेत्र के बदलने के कारण, अन्य चालक में, यानी जो दूसरा चालक है जिसको हम छेड़ नहीं रहे, उस चालक के अंदर विद्युत धारा के प्रेरित होने की जो घटना है, विद्युत धारा के उत्पन्न होने की जो घटना है, उसको हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, यहां पर आपके मन में एक सवाल आ सकता है। सवाल क्या आ सकता है कि भाई हमने यहां पर इस क्षण चुंबक के नॉर्थ वाला जो पोल था, उत्तरी ध्रुव जो था, उसको हम पास में लाए और दूर ले गए, तब ये हमें विद्युत धारा प्रवाहित होती हुई नजर आई। तो क्या कारण था कि हम केवल नॉर्थ वाले को लाए? देखिए, ऐसा नहीं है कि चाहे नॉर्थ वाले ध्रुव को हम, उत्तरी ध्रुव को हम इसके पास दूर ले जाएं, चाहे से हम साउथ वाले को दूर ले जाएं। अगर हम साउथ वाले ध्रुव को भी, चुंबक, क्षण चुंबक के साउथ वाला जो हिस्सा है, जहाँ पे दक्षिण छोर का एस बना हुआ है, उस हिस्से को भी पास या दूर ले जाएंगे, तब भी हमें जो पास वाली जो दूसरा चालक है, जो दूसरी जो हमारी कॉइल है, इस कॉइल के अंदर गैल्वेनोमीटर की जो छड़ है, गैल्वेनोमीटर की जो सुई है, उस सुई के अंदर विक्षेपण नजर आएगा। अंतर सिर्फ इतना आएगा क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल गई है, पहले नॉर्थ वाला था अब साउथ वाला था, इसलिए
जो चुंबकीय क्षेत्र का विक्षेप, सुई का विक्षेपण होगा, वो पहले से उलट दिशा में होगा। पहले राइट में हो रहा था, फिर लेफ्ट में हो जाएगा। अगर हम दूर ले जाएंगे तो यहाँ पर पहले लेफ्ट में हो रहा था, दूर ले जाने पे अब राइट में हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। पास लाने पर पहले राइट की तरफ विक्षेपित हो रही थी सुई, अब पास लाने पर, अगर साउथ वाला पोल ला रहे हैं हम पास में, तो वो लेफ्ट की तरफ होगी। ठीक है। अगर हम इस चुंबक को हिलाने की बजाय चुंबक को हम स्थिर रखें और ये जो कॉइल है ए बी, इसको हम आगे पीछे करें, तब भी परिणाम इसी प्रकार के हमारे को प्राप्त होंगे, तब भी विद्युत धारा प्रेरित होगी, उत्पन्न होगी। ठीक है। अब हम आपको बता दें कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो ये घटना है, उसकी खोज किसने की थी? माइकल फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी माइकल फैराडे। ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी माइकल फैराडे ने। अब अगर हम स्थायी चुंबक की बजाय एक विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं, दूसरी कॉइल लेते हैं, गैल्वेनोमीटर वाली जो कॉइल है उसको अलग रखते हैं, और दूसरी कॉइल ली, इसके में हमने क्या किया, विद्युत चुंबक का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले हम सादा चुंबक का, बार मैग्नेट का इस्तेमाल कर रहे थे, छड़ चुंबक का इस्तेमाल कर रहे थे, नॉर्थ और साउथ। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, छड़ चुंबक के स्थान पर, छड़ चुंबक को हमने हटा दिया और इसके स्थान पर हमने उपयोग किया किसका? एक दूसरी कुंडली का, एक ऐसी कुंडली का जिसके अंदर घेरों की संख्या ज्यादा हो पहली कुंडली से। जैसे इसके अंदर कॉइल 2 के अंदर मान लीजिए 50 घेरे हैं, तो कॉइल 1 के अंदर 100 घेरों वाली एक कुंडली ली, परिनलिका ली। ठीक है। और इसको एक सर्किट से हमने जोड़ दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये, विद्युत चुंबक है ये। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे हम चुंबक को आगे पीछे कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से इस कॉइल को भी हम आगे पीछे करके देखेंगे। ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो विद्युत चुंबक होती है वो भी चुंबक की तरह ही काम करती है, बिल्कुल। ठीक है। ये जो परिनलिका है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये भी कैसे छड़ चुंबक की तरह ही काम करती है। अगर हम इसको पास लाते हैं, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर विक्षेपण होगा, उसकी सुई में विक्षेपण होगा। अगर हम इसको दूर ले जाते हैं तो भी गैल्वेनोमीटर की छड़ में जो सुई है उसके अंदर विक्षेपण होगा, लेकिन उसकी दिशा विपरीत होगी पहले से, इस तरह से। ठीक है। और अगर हम इसको छेड़ते नहीं, स्थिर रखते हैं, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी विक्षेपण नहीं होगा। कुल मिलाकर की बात यह है कि अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करें या फिर किसी कॉइल को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराएं, इधर हम गति करवा रहे हैं, ठीक है, दोनों ही स्थितियों में क्या होता है, करंट फ्लो करता है। दूसरी जो कुंडली होती है उसके अंदर करंट फ्लो करता है। ठीक है। हमने अभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या देखा था, वो यही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंदर कि किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण, जब हम इसको आगे पीछे कर रहे थे तो इसके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन आ रहा था कॉइल 1 को आगे पीछे करने पर, और इसके परिवर्तन के कारण, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण कॉइल 2 के अंदर विद्युत धारा उत्पन्न हो रही थी या प्रेरित हो रही थी। ठीक है। इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंदर जो विद्युत धारा प्रेरित होती है, जो प्रेरित विद्युत धारा है, प्रेरित विद्युत धारा, इस प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम एक नियम का इस्तेमाल करते हैं,
जिसको हम कहते हैं फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण हस्त का मतलब राइट हैंड, सीधा हाथ, यानी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अभी हमने लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था फ्लेमिंग का, अब हम राइट हैंड रूल के बारे में जानेंगे। फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है, दक्षिण हस्त रूल है, नियम है, सीधे हाथ वाला जो नियम है, वो हमें क्या बताता है? प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताता है, दिशा। ठीक है, ये प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताता है। तो आइए देखते हैं कि फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम या राइट हैंड रूल या दायां हाथ नियम जो है वो क्या है? ये हमें विद्युत धारा की दिशा बताता है। कौन सी विद्युत धारा की? प्रेरित विद्युत धारा की। ठीक है, ये नियम क्या है? नियम ये है कि यदि हम अपने दाएं हाथ को, यानी राइट हैंड को, सीधे हाथ को की तर्जनी यानी फोर फिंगर यानी अंगूठे के पास वाली उंगली, मध्यमा यानी मिडिल फिंगर बीच वाली उंगली, तथा अंगूठे को, थंब को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। ठीक है, इस स्थिति में यदि तर्जनी, हमारी फोर फिंगर जो है, अंगूठे के पास वाली जो उंगली है, देखिए ये इस तरह से हमने फैला ली कि तीनों जो हैं कैसे हैं? एक दूसरे के लंबवत हैं। ठीक है, अब तर्जनी यानी फोर फिंगर, अंगूठे के पास वाली जो उंगली है, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है, तर्जनी या फोर फिंगर अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है और अंगूठा जो होता है वो चालक पर लगने वाले, किसी भी चालक पर लगने वाले, ये जो चालक है इसके ऊपर लगने वाले बल की दिशा बताता है, तो हमारी जो मध्य वाली, जो बीच वाली उंगली होगी, ये वाली बीच वाली उंगली होगी, वो क्या बताएगी? करंट की दिशा बताएगी। यही नियम है। ठीक है, ये नियम लगभग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का जैसा ही है, मामूली सा अंतर है। और वो अंतर क्या है? फ्लेमिंग के जो लेफ्ट हैंड रूल है, उल्टे हाथ वाला जो नियम है, उसके अंदर तो क्या होता है? हमें अंगूठे की डायरेक्शन पर ध्यान देना पड़ता है। उसमें हमने ये कहा था कि अंगूठा जो है वो बल की दिशा बताता है कि बल, फोर्स किस दिशा में लग रहा है। ठीक है, जबकि फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो क्या बताता है? करंट की दिशा बताता है। दोनों में बेसिक अंतर। ठीक है, अब हम फ्लेमिंग के वाम हस्त यानी बाएं हाथ वाले यानी लेफ्ट हैंड नियम जो था, और फ्लेमिंग का जो दक्षिण हस्त यानी दायां हाथ यानी राइट हैंड का जो नियम है, इन दोनों में अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। लगभग दोनों एक जैसे ही हैं, इसमें कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, इसलिए इसको एक बार हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो लेफ्ट हैंड नियम है फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड का जो नियम है, बाएं हाथ का जो नियम है, वो तो क्या कहता है कि यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। यहां पर यह बात कर रहा है बाएं हाथ की यानी लेफ्ट हैंड की, जबकि राइट हैंड नियम में बात हो रही है सीधे हाथ की। इसमें क्या लिखा गया है? यदि हम अपने दाएं हाथ को यानी सीधे हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को
इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। यानी अगर उंगलियों की बात करें तो तीनों उंगलियां दोनों में सेम है, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा। ठीक है, और हमें अपने हाथ को इस प्रकार से फैलाना है कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, यानी तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, अगर हम लेफ्ट हैंड की बात करें कि ये हमारी अंगूठा आ गया, ये हमारा तर्जनी आ गई, ये फोर फिंगर जिसको हम बोलते हैं, ये हमारी मध्यमा आ गई, मिडिल फिंगर। ठीक है, इसी तरह से अगर हम राइट हैंड की बात करें तो ये अंगूठा आ गया हमारा, ये हमारी फोर फिंगर या तर्जनी आ गई, और ये हमारी जो आ गई मध्यमा यानी मिडिल फिंगर। ये इस प्रकार से हमें हाथ फैलाना है कि तीनों लंबवत यानी तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये 90 डिग्री का कोण बनाता है और ये भी 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो क्या होगा लेफ्ट हैंड नियम के अंदर, क्या होगा लेफ्ट हैंड नियम हमें बताएगा क्या चीज, चालक पर लगने वाले बल की दिशा। ये चालक देखिए इसमें चित्र में भी दे रखा है, ये मैग्नेट है, चुंबकीय हैं दोनों तरफ, और इन चुंबकों से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, ये नजर आ रहा है साफ साफ। ठीक है, और ये इसके अंदर एक चालक बनाया हुआ है, ये चालक है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इधर भी वही बनाया हुआ है, दोनों चुंबकें दे रखी हैं, बीच में मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, और ये चालक दे रखा है। ठीक है, अब क्या कहा गया है, देखिए अब कहा गया है लेफ्ट हैंड नियम के अंदर, यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, इस स्थिति में यदि तर्जनी यानी ये तर्जनी फोर फिंगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अंदर हो, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा बताए, मध्यमा ये विद्युत करंट की दिशा बताए, विद्युत धारा की दिशा बताए, तो अंगूठा जो होगा वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताएगा। ये जो चालक है इस पर जो बल लग रहा है उसकी दिशा को कौन बताएगा, ये अंगूठा बताएगा। अंगूठा मतलब ऊपर लगेगा, चालक ऊपर की तरफ चलेगा, धक्का लगेगा। ठीक है, इसी तरह से राइट हैंड नियम में क्या था, ये तो लेफ्ट हैंड नियम हो गया, इसमें बताया क्या, चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताई गई है। जबकि राइट हैंड रूल के अंदर, सीधे हाथ वाला जो रूल है उसके अंदर क्या बताइए, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताइए। ये क्या नियम है, ये नियम था कि यदि हम अपने दाएं हाथ की, सीधे हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। ठीक है, तो इस स्थिति में यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है, तर्जनी अंगूठे के पास वाली उंगली ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा बता रहा है, तो जो मध्यमा होगी, जो बीच वाली फिंगर होगी, उंगली होगी, वो हमें प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताएगी। आई बात होगी। ठीक है, दोनों लगभग सेम से ही है। जहां पर लेफ्ट हैंड नियम हमें चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताता है, वहीं राइट हैंड का जो नियम है, सीधे हाथ का जो नियम है, वो हमें प्रेरित विद्युत धारा की दिशा के बारे में बताता है। ठीक है।